जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपीएसआई और आरपीएफ की जो भर्ती आई है एसआई वाली, उसको ध्यान में रखते हुए जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में सेट नंबर 21 में लेके आया हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट सीरीज का आनंद उठा रहे होंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो नई उम्मीदों, नई आशाओं के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा स्कोर वाला हो, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक दो क्वेश्चन कुछ प्रीवियस क्लास के रिपीट कराए गए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। दोस्तों, बीजक जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है कबीर, मीराबाई, सूरदास या रविदास। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संत कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, क्या आपको पता है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी है? तो वो सदुक्कड़ी भाषा है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर हमें बताना है, तो जेनेवा, ग्लैंड, नैरोबी या न्यूयॉर्क। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ग्लैंड शहर में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड शहर में है। और इसका जो शुभंकर है वो है आपका पांडा, और ये जो पांडा है ना, इसका नाम है चीची, चीची पांडा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड शहर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? ये 1961 में बनता है। तो 1961 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की। इसका काम क्या है? ये वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए पैसे देता है, मतलब वित्तीय सहायता देता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें नैरोबी, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। न्यूयॉर्क में अगर आपसे पूछे तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनओ में। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी आपका जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन, ये भी आपका जेनेवा में है। तो ये सारे मुख्यालय आपके जेनेवा में है। आपसे पूछा गया था वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय ग्लैंड शहर में, स्विट्जरलैंड में, और इसका शुभंकर क्या है? पांडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में संसद के कार्यों का संपादन करने के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, हमारी संसद के जो कार्य होते हैं वो कौन सी भाषाओं में होते हैं? ऑप्शन डी, हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में संपादित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। आर्टिकल 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनको भारत के संसद के अंग माना जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली संसद किस देश में बनी थी? दुनिया में संसद बनाने वाला पहला देश कौन सा था? ब्रिटेन था। तो ये आप याद रखिएगा, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड कौन है? ब्रिटेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन भाषाओं का उल्लेख है, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का उल्लेख है संसद के कार्यों के लिए। ठीक है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें भाषाओं के बारे में, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो मुद्रा नोट चलता है, इसके भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं, तो मुद्रा नोट में जो भाषा पैनल है उसमें 15 भाषाओं का उल्लेख है। ये आप याद रखिएगा। और संविधान की 8वीं शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची जो है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछा गया था संसद के कार्यों के लिए भाषा अंग्रेजी और हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों, श्रीलंका की प्रशासनिक और विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। अच्छा, श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है। और एक चीज़ मैं बता दूं, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका जो है ना, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिदुरु थालागाला। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पिदुरु थालागाला। ये भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका में एक जनजाति रहती है बेद्दा, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में। तो श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। डेट क्या थी? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस होता है, ये भी आप याद रखना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इनके ऑप्शन है विज्ञान, गणित, पत्रकारिता, वास्तुकला। तो पुलित्जर अवार्ड साहित्य, कला, संगीत और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पत्रकारिता के लिए। इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में हुई थी पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत, ये आप याद रखिएगा। और इसे पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है। ये आपका पुलित्जर अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि क्लोज हो चुकी है अर्थव्यवस्था, मतलब दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसमें ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता हो ना ही निर्यात होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना आयात हो ना निर्यात, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा, जिसमें आयात निर्यात दोनों नहीं होते वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों क्या भारत में कोई ऐसा बैंक है जो आयात निर्यात बैंक के नाम से मशहूर है? तो आप याद रखना, भारत में आयात निर्यात बैंक है। और आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आयात निर्यात बैंक को एग्जिम बैंक कहा जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो यह आपका 1982 में बना था। और आयात निर्यात बैंक मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक द इंडिया वे किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया वे किसने लिखी है? दोस्तों भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है इंडिया वे। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया वे, एस जयशंकर। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है? द इंडिया स्टोरी, तो ये आप याद रखिएगा, द इंडिया स्टोरी लिखी है बिमल जलाल ने। बिमल जालान के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को की गई है। और इसने कार्य करना कब से शुरू किया था? तो 28 जनवरी से इसने कार्य करना शुरू किया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कितने जज होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 1+33, टोटल जजों की संख्या आपकी 34। ये भी आपको याद रखना है, टोटल जज हैं इसमें 34। और मुख्य जज के अतिरिक्त अन्य जज कितने होते हैं? 33। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? वो होती है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लगता है? दिल्ली में लगता है, नई दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए आर्टिकल 124। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका पहले नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये जो कॉलेज बना था ना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये आपका 1875 में बना। फिर इस कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया। और ये स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था इस विद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। 240,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों? और ये जो क्षेत्रफल है ना उत्तर प्रदेश का, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% है। 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यूपी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बनी थी? 1920 में, 2021 में इसको आंशिक राजधानी बनाया गया था। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था यूपी का एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी ऑप्शन सी मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में है। और मुरादाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, तो रामगंगा नदी यहाँ बहती है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद जिले में है। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। पहला तो आप याद रखना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। तो ये आप याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अर्धसैन्य बल का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा जो आदर्श वाक्य है वो किसका है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कब बना था? 1986 में। तो एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक कैट कौन से अर्धसैन्य बल को कहा जाता है? तो एनएसजी को कहा जाता है ब्लैक कैट। और एनएसजी का जो मुख्यालय है ना वो मानेसर में है। वैसे तो मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पर है आपकी? मानेसर, हरियाणा में है। तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का आदर्श वाक्य है। और ये कब बना था? 1986 में। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कैट। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, भारत में कितने अर्धसैन्य बल हैं? 7 हैं। जैसे आपका असम राइफल, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना अर्धसैन्य बल कौन सा, वो असम राइफल है। 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी, सबसे पुराना है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है। यह आप याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ काम करता है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे एसएसबी काम करती है। नेपाल और भूटान। आईटीबीपी चीन के बॉर्डर पे कार्य करती है। और असम राइफल चीन और म्यांमार के बॉर्डर पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण जोन कहाँ स्थापित किया गया भारत में? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। तो 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया था। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन था जो 1965 में स्थापित किया गया था। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ईपीजेड कहा जाता है इसको, ये कांडला बंदरगाह पे बना था 1965 में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में, चेन्नई में है। नाभासेवा मुंबई में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कोलकाता में है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया था 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 1834 में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत का जो पहला विधि आयोग बना वो 1834 में गठित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हेनरी डोरेजियो। हेनरी डोरेजियो ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, यंग बंगाल मूवमेंट। ये बहुत आता है एग्जाम में। बंगाल में एक सुधारवादी आंदोलन था, यंग बंगाल मूवमेंट। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हेनरी बेबियन डोरेजियो के द्वारा। याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, तो ये आप याद रखना, रेलवे का जनक किसको कहा गया? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या ब्राजील। तो दुनिया में एकमात्र देश जिसकी 3 राजधानियां वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। अभी राजधानी देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहले इसकी मुद्रा आपको याद रखनी है, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज नदी कहाँ बहती है, ऑरेंज रिवर, तो ये आप याद रखना, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है।
ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें कि 3 राजधानी कौन कौन सी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है। कौन कौन सी 3 राजधानी है? तो पहली है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इसकी कार्यकारी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ब्लूमफॉन्टेन, इसकी जुडिशियल राजधानी है, न्यायिक राजधानी है आपकी ब्लूमफॉन्टेन, और इसकी विधायी राजधानी है आपकी केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी एक नहीं 3 राजधानी है। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी, और केप टाउन जो है इसकी वो विधायी राजधानी है। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन और केप टाउन। क्लियर? तो दक्षिण अफ्रीका एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और मुद्रा आपको अभी बताइए, मुद्रा क्या है इसकी? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से तो ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है, इसका उल्लेख दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर? याद रखिएगा। तो एकमात्र देश जिसकी 3 राजधानी है वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1950 में। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में था? दोस्तों, गदर पार्टी जो बनी थी वो 1913 में बनी थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। तो ये आप याद रखना, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन है जो 1913 में गठित की गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया रोम। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। और रोम में कौन सी नदी बहती है? टाइबर नदी। टाइबर नदी, ये भी आपको याद रखना है कि रोम में कौन सी नदी बहती है? टाइबर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लंदन। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन। और कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय भी लंदन में है। ये बहुत आता है, कॉमनवेल्थ कंट्री का मुख्यालय लंदन में है। क्लियर? और लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी। तो ये भी आपको याद रखना, लंदन की गंगा इसको कहा जाता है, टेम्स नदी को। क्लियर दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वो वॉशिंगटन में ही है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन। क्लियर? याद रखिएगा। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अमेरिका में था ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में है? मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई वो फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे हुई थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो क्या कहलाता है? निफ्टी 50। निफ्टी 50, ये आप याद रखिएगा, निफ्टी 50 ये इसका इंडेक्स है। और ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये किस शहर में है? तो मुंबई में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। क्लियर? याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फेरवानी समिति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए बनी थी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवा समुद्रम परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों, शिवा समुद्रम परियोजना जो है ना ये कर्नाटक में है। और ये किस नदी पर बनी है? तो कर्नाटक की एक सबसे ही फेमस नदी है आपकी कावेरी नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कावेरी नदी पर स्थित है शिवा समुद्रम परियोजना। और कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की
गंगा, दक्षिण की गंगा इसको कहा गया है और ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत की 12मासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी जो है ना, ये एक झरना बनाती है, कौन सा? शिवासमुद्रम जलप्रपात, इसी पर स्थित है परियोजना भी, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है गोदावरी नदी, इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। और गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ये भी आपको याद रखना। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध, तो ये आप याद रखना, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड, उड़ीसा में है हीराकुंड डैम, तो ये आप याद रखना, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है वो कौन करेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो ये आप याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, लोकसभा स्पीकर की बात करें तो एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा धन विधेयक होता है, धन विधेयक को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? वो लोकसभा स्पीकर देता है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सनी डेज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, सनी डेज जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, वो किसकी है? ऑप्शन है युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, विजय हजारे, सौरभ गांगुली। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज। याद रखिएगा, भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली की आत्मकथा क्या है? सेंचुरी इज नॉट एनफ, सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये भी आपको याद रखना है कि सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की। युवराज सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये भी आपको याद रखना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह। विजय हजारे कौन सी है? ए लॉन्ग इनिंग्स, ए लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे की आत्मकथा है। तो आपसे पूछा गया था सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी, लखनऊ में है। लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और लखनऊ में ड्रग्स अनुसंधान संस्थान भी है। साथ साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो भी आपका लखनऊ में है। और लखनऊ कौन सी, तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। लखनऊ गोमती रिवर, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना, जो आंशिक राजधानी बना था 1920-21 में, और लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 1935 में। तो वर्ष 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णकालीन राजधानी बना था, याद रखिएगा। तो औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड की मुद्रा ऑप्शन है फ्रैंक, यूरो, पीसो या डॉलर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसकी राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुजाने में है। लुजाने शहर है स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। और ये कब बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति? 23 जून को बनी थी 1894 में। तो 23 जून 1894 को बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और इसका मुख्यालय लुजाने शहर में, लुजाने स्विट्जरलैंड में एक शहर है, ये आप याद रखना। ओलंपिक दिवस कब होता है? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के संबंध में HYVP
का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों हरित क्रांति का दूसरा नाम है HYBP और इसका पूर्ण रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके खाद्यान्न को बढ़ावा देना, ये HYBP का उद्देश्य है। तो HYBP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम है ना वो 1966 में शुरू किया गया था। 1966 में ये शुरू किया गया था। इसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके हमने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि की थी। इसके लिए हमने चावल के बीज कहाँ से मंगाए थे? तो मनीला से। और गेहूं के बीज कहाँ से आए थे? मैक्सिको से। तो हरित क्रांति का अन्य नाम है HYBP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। क्लियर, याद रखिएगा। तो HYBP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, BC रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों BC रॉय अवार्ड ये मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। BC रॉय अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। क्या भारत में डॉक्टर दिवस होता है? तो हाँ, 1 जुलाई को भारत में डॉक्टर दिवस होता है। 1 जुलाई को भारत में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। BC रॉय जो थे भारत के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तो उनके सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया था 1962 में। तो BC रॉय अवार्ड चिकित्सा के लिए दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में एक अवार्ड मिलता है विज्ञान के लिए, कलिंग अवार्ड। तो कलिंग अवार्ड जो है ये विज्ञान के लिए दिया जाता है। कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में उड़ीसा की सरकार देती है यूनेस्को के साथ मिलकर। आपसे पूछा गया था BC रॉय अवार्ड चिकित्सा के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत के महान सांख्यिकीकार PC महालनोबिस का जन्मदिन होता है। और ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, ये हर साल होता है 29 जून को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 29 जून PC महालनोबिस का बर्थडे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोटीपुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गोटीपुआ डांस है उड़ीसा का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उड़ीसा का डांस है गोटीपुआ। छत्तीसगढ़ का डांस याद रखिएगा पंडवानी। हरियाणा का याद रखना लूर, और हिमाचल का याद रखना नाटी। तो ये सारे डांस आपको याद रखने, आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस का मॉक टेस्ट में लेके आया था। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा है। तो विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।